नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह खिलाड़ियों और प्रदेश सरकार को दी बधाई। नेशनल गेम्स को बताया उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि। मुखबा में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। शीतकालीन यात्रा में चारों तरफ नजर आएगी पहाड़ी संस्कृति की झलक। प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। फायर सीजन से पहले ही आंदोलन पर डटे प्रदेश भर के वन आरक्षी। वन सेवा नियमावली और पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी। यूसीसी के कुछ प्रावधानों और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में वकीलों ने खोला मोर्चा। देहरादून के अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। ऑनलाइन कामकाज होने से आजीविका पर असर पड़ने का आरोप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। हल्द्वानी के गौलापार की बात करें तो यहां हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में आयोजित भव्य समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सभी खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं बेहतर खेल आयोजनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य को भी बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि छोटा पहाड़ी राज्य होने के बावजूद इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और मुखबा पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, शीतकालीन यात्रा पर देंगे जोर। उत्तरकाशी के हर्षिल और मुखबा पहुंचेंगे पीएम के दौरे की तैयारियां तेज। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और मुखबा का दौरा करेंगे। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है और इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी यहां विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए, इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, 4 धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। बता दें कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही तमाम तैयारियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है। कांग्रेस भी पीएम मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। कांग्रेस का मानना है कि पीएम मोदी अगर आते हैं उत्तराखंड दौरे पर तो प्रदेश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। नहीं, डेफिनेटली देश का मुखिया और प्रधानमंत्री कहीं आए और ऐसा नहीं हो सकता कि वो चर्चा का विषय न बने। उत्तराखंड राष्ट्रीय फलक पर छाएगा। उस दिन पूरा दिन जो है वो खबरें उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगी, तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट उत्तराखंड को भी मिलेगी, उसकी शीतकालीन यात्रा को भी मिलेगी। तो ये तो बेमानी होगा अगर हम ये कहेंगे कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क तब पड़े जब उत्तराखंड वासियों का भी कुछ भला हो। प्रधानमंत्री का यहाँ आना हम सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है और बड़ी बात तो तब बनेगी जब यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। बता दें कि हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड तक बनाई जा रही सड़क की फिनिशिंग जारी है। पीएम के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट पहुंचे। सड़क न होने के कारण हेलीपैड के लिए अभी तक पैदल ही पहुंचना पड़ता था। सीमांत क्षेत्र के इस हेलीपैड के अब सड़क से जुड़ जाने से जहां सेना को काफी सहूलियत होगी तो वहीं अति विशिष्ट जनों का आवागमन भी सुविधाजनक हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में गंगा मंदिर की साज सज्जा करने के साथ ही गांव के प्राचीन भवनों को संवारने का काम किया जा रहा है। मुखवा में मंदिर के पैदल मार्ग को नए सिरे से बनाने के साथ ही मंदिर के लिए सीढ़ियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये सभी काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हिमालय और हर्षिल घाटी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर सके, इसके लिए मंदिर परिसर में ही व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। मुखबा तक सड़क मार्ग को सुधारने और सुरक्षित बनाने के लिए काम कराए जा रहे हैं और गांव में पार्किंग का निर्माण भी अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इन तमाम कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को पूरी तत्परता और गुणवत्ता से सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पार्किंग स्थल पर स्मार्ट टॉयलेट बनाने के साथ ही पार्किंग की तरफ से मंदिर को जाने वाले पैदल मार्ग का सुधार किए जाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन शीतकालीन में इन धामों के कपाट बंद होने के बाद पर्यटन धीमा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से शीतकालीन यात्रा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नैथानी के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों स्मार्ट मीटर का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। हाल ही में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने जहां स्मार्ट मीटर का खुलकर विरोध किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे जनता के साथ लूट करार दिया है। हालांकि यूपीसीएल का कहना है कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है बल्कि स्मार्ट मीटर है। प्रीपेड मीटर के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पर सियासत जारी। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने किया विरोध, हरदा ने भी उठाए सवाल। बीजेपी बता रही जनता का फायदा। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पर सियासत गरमाती दिख रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई और स्मार्ट मीटर को सड़क पर ही तोड़ डाला। विधायक का ये गुस्सा देखकर मीटर लगाने गई टीम को वापस ही लौटना पड़ा। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी रिएक्शन दिया है। हरदा का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है।
और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश दोनों की आर्थिकी के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कांग्रेस ने प्रदेश के हित के लिए कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा हो और प्रदेश की जनता के हित के लिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो उसका हमेशा से विरोध करने की उनकी नीति रही है। और प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए है, प्रदेश सरकार के हित के लिए है। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही है। ऐसे में अब यूपीसीएल परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने जनता से अपील की है कि वो विभाग का सहयोग करें। उनका कहना है कि ये नई टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है। बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर लोग चेक कर सकते हैं। इस मीटर के जरिए बिजली का नियंत्रण जनता के हाथ में होगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि मीटर लगाने में विभाग का सहयोग करें, क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है। ये प्रीपेड मीटर नहीं है बल्कि ये स्मार्ट मीटर है। अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इस हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हम अपने घर के हर मीटर के अपने बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इवन हमारे अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई आपका अप्लायंसेस चल रहा हो तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध के बीच यूपीसीएल लगातार जागरूकता अभियान चलाकर जनता से सहयोग की अपील कर रहा है। फिलहाल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर लोगों में गुस्सा है। हालांकि यूपीसीएल ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि योजना स्मार्ट मीटर लगाने की है, न कि प्रीपेड मीटर। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस का विरोध जारी रहता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन आरक्षी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। रामनगर में हड़ताल पर बैठे वन आरक्षियों की मांग है कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2000 को दोबारा लागू किया जाए ताकि वन दरोगा के पद पर 100% पदोन्नति हो सके। इसी तरह वन आरक्षियों की वर्दी में संशोधन करते हुए उन्हें 1 स्टार लगाने की अनुमति दी जाए। साथ ही इन कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने की व्यवस्था की जाए। हमारे बहुत सारे मांगे थी, जिसमें प्रथम मुख्य मांग थी एक प्रमोशन को लेके। नए, जैसे आपने देखा होगा वन दरोगा के नई भर्ती हुई है, पर पुराने जो लोग थे जो वर्षों से मेहनत करते हुए जंगल में आ रहे हैं, पहले संविदा में काम किए फिर पक्के हुए, उसके बाद भी उनके अनदेखी ना प्रमोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारी मांग थी जो 2018 में इन्होंने नियमावली संशोधन करा था, उसको दोबारा वापस लेकर 16 वाली जो नियमावली उसको लागू करा जाए। दूसरा था 1 स्टार को लेके। एक वन आरक्षी एक पुलिस के दरोगा की तरह काम करता है जंगल में, जो चालान काट रहा है, केस काट रहा है, सारा जंगल संभाल रहा है। हेक्टरों के हिसाब से 1500 हेक्टेयर तक का जंगल संभालता है। उसके बाद भी ना उसको 1 स्टार ना सम्मान। पब्लिक में उसको कई बार मार पिटाई के आपने बीच में वीडियो देखे होंगे। उन चीजों को देखकर हर बार पब्लिक में एक सम्मान के तौर पर एक 1 स्टार मांगा गया सरकार से। वहीं डोईवाला में भी वन आरक्षी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। वन आरक्षी का कहना है कि सरकार और वन विभाग से बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ये हमारी जो मांग है 2018 से चल रही है कि हमें जो नियमावली है हमारी पूर्व के भांति लागू हो, क्योंकि इससे जो हमारे वन आरक्षी जो हमारे भाई हैं बहन हैं सबका एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रमोशन टाइम से नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से तो हम यही चाहते हैं कि जो पूर्व की भांति हमारी वन नियमावली थी उसको लागू करा जाए। राजधानी देहरादून के सबसे पॉश इलाकों में से एक डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में 16 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि सभी आरोपी पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा।
डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से बेची गई जमीन, 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून के सबसे पॉश इलाकों में से एक डिफेंस कॉलोनी में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला उजागर हुआ है, जिसका आरोप कॉलोनी की समिति में शामिल 16 पूर्व अधिकारियों पर लगा है और इस मामले में देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, डिफेंस कॉलोनी में हेल्थ सेंटर के लिए छोड़ी गई जमीन को एक नामी स्कूल को दे दिया गया और इसका किराया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये स्कूल 30 साल से लीज पर है और इसका किराया साल के सिर्फ 1200 रुपए है। अब ये पूरा मामला है क्या, बताते हैं आपको। दरअसल साल 1964 में भारत सरकार ने सेवा के बाद क्लास 1 अफसरों के पुनर्वास के लिए देश में 4 जगह जमीन खरीदी थी, जिनमें से एक देहरादून के डिफेंस कॉलोनी की 184 एकड़ भूमि भी थी और इस भूमि को सेवा के सहयोग से लेआउट बनाकर तैयार किया गया था। सेना ने इस कॉलोनी में 680 प्लॉट का लेआउट प्लान तैयार किया था। साथ ही इस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश के कॉलोनी डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से हेल्थ सेंटर, पार्क और कृषि भूमि ओपन एरिया के तहत छोड़ी गई थी। वहीं इस कॉलोनी के रखरखाव के लिए 10 सैनिक सहकारी आवास समिति भी रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका काम सेवा के अफसर को ही इस कॉलोनी में प्लॉट देने का था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समिति ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को साल 1985 में एक लेआउट जमा कराया था, जिसमें 680 प्लॉट दिखाए गए थे, लेकिन इसके बाद जो जमीन हेल्थ सेंटर और कृषि भूमि के लिए छोड़ी गई थी, उसमें भी प्लॉटिंग कर दी गई और तय रेट से कम दाम पर जमीन बेच दी गई। ये ज़मीन डिफेंस को डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट ने 1967 में खरीद के दी थी। उसी में हमारा ये सैंक्शन लेआउट प्लान बना था, जिसमें 680 प्लॉट बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसा समय बीतता गया, हमारे कॉलोनी के सोसाइटी मैनेजमेंट ने इसमें सालों साल मिल के 100 प्लॉट्स इलीगली कार्व करके मेंबर्स को फ्रॉडुलेंटली बेच दिए। ओपन स्पेस को एज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करके बेच दिया और उसका सेल डीड भी कर दिया। उन्होंने सेल डीड के बेसिस पे इसमें एमडीडीए से नक्शा अप्रूव करके बनवा दिए और सोसाइटी ने, मैनेजमेंट ने, जैसे ये खुली जगह है हर एक घर के आगे पीछे, उसमें से भी ज़मीन बेच के आधी दाम में बेच के मेंबर्स को करीब 20,000 स्क्वायर मीटर्स का ज़मीन बेच दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल रमेश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है। सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस टीम को मौके पर भेजकर पूछताछ कराई जा रही है। देखिए, जो डिफेंस कॉलोनी वाला जो एक मामला है 420 में जो एफआईआर हुई थी, तो उसमें हमारे द्वारा जो विधिवत रूप से विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। उसमें जैसा मैंने कहा है कि इसमें अभिलेख और दस्तावेजी साक्ष्य, उनका संकलन जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विवेचना का। तो उसी के दृष्टिगत जो है विभिन्न जो भी हमारे इसमें नामजद अभियुक्तगण हैं, चाहे जो भी ऑफिस के पदाधिकारी हैं, जहां से हमें ये दस्तावेज और अभिलेख इकट्ठा करने हैं, तो वो कार्य हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है। जो मौकाई वारदात है वहाँ पर भी जाकर निरीक्षण लगातार हमारे टीम के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो जैसे ही इसमें दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे और जो मौखिक साक्ष्य संकलन है वो कार्रवाई की जाएगी और जैसे भी आगे गवाह और सबूत आगे इसमें पेश होंगे या एकत्रित किए जाएंगे, तत्वधान में उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जमीन पर फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर डिफेंस कॉलोनी की खुली जमीन पर 125 प्लॉट बेच दिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या इन रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून बार काउंसिल एसोसिएशन ने यूसीसी के कुछ प्रावधानों और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन किया। इससे पहले आपको बता दें कि बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कई अधिवक्ताओं की आजीविका शादी, वसीयत और रजिस्ट्री के ऑफलाइन कार्य से चल रहे हैं और ऐसे में उनके कामकाज प्रभावित होंगे। जो यूसीसी अभी सरकार ने लागू करा 27 जनवरी को, उसमें जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है और विल है,
उसको CST सेंटर को हैंडओवर कर दिया और अधिवक्ताओं को उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। जो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हमारे रोजगार पर कुठाराघात है, हम उसका विरोध करते हैं। किसी कानून का हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, परंतु अगर हमारे रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा या कुछ ऐसी बात होगी तो हमको विरोध करना पड़ेगा। वो सभी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है विरोध करना। अभी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि रजिस्ट्री को भी वो पेपरलेस करने जा रहे हैं। उस पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब ही यही हुआ कि अधिवक्ताओं को उससे भी बाहर कर रहे हैं। तो क्या पूरी 80% अधिवक्ता समाज को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे? उधम सिंह नगर के गुलरभोज रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशन पर फिलहाल 2 प्लेटफॉर्म हैं, साथ ही यहां से हर दिन कई रेलगाड़ियां गुजरती हैं। गुलरभोज रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। अब स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसका यात्रियों को लाभ मिलेगा। गुलरभोज स्टेशन अधीक्षक बाल गोविंद मिस्त्री ने बताया कि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई और हाइट को बढ़ाया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। देखिए, हर जगह कुछ न कुछ विकास का काम चल रहा है, उसी तरह से रेलवे में भी विकास हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो है पहले रेल लेवल था, अब इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है, स्टैंडर्ड हाइट बनाया जा रहा है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ कम थी, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा प्रदान हो। अल्मोड़ा जिले में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिले में राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला योजना के तहत उनके विभाग को 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं, जिनकी मदद से जिले में कृषि बागवानी का कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में उद्यानिकी की बहुत बड़ी संभावनाएं विद्यमान है। इसके दृष्टिगत जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं में हम लोग बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिला योजना के अंतर्गत हम लोग जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और जिला योजना की जो धनराशि है वो हमें 1 करोड़ 80 लाख के करीब हमें मुक्त हुई है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर लिए हैं, व्यय कर लिए हैं, उपयोग कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कीवी उद्यान स्थापना का कार्य किया है, जिसमें हम लोगों ने 10 कृषकों को लाभ दिया है और 80% राशि सहायता पर हम लोगों ने काम किया है। इसमें रुड़की कोतवाली क्षेत्र में रात के अंधेरे में आबकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही है। दरअसल रोडवेज बस अड्डे के पास शराब ठेके पर 24 घंटे शराब की बिक्री होती है और इस ठेके पर रात के अंधेरे में ओवर रेटिंग का मामला भी सामने आया है, जिस पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। एक युवक ने शराब के ठेके पर रात के करीब 2 बजे एक बियर पर 100 रुपए अधिक लेने का आरोप लगाया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिस पर अब जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही है। प्रसंगत ठेके के बारे में जो है मेरे संज्ञान में जो है शिकायतें जो है आई थी। पहले भी जो ओवर रेटिंग की भी शिकायत आई थी, जिसमें जो है मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो है वहाँ पे जांच की गई थी और एक रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी महोदय को, और लोकल जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उनको जो निर्देशित किया गया था, तो उनके ऊपर जो है आइन की जो कार्रवाई है वो गतिमान है। उसके अलावा जो है जैसा आप बता रहे हैं कि 2 बजे रात में जो है उनके द्वारा दारू बेची गई, तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए जो है मैं एक्साइज इंस्पेक्टर को, जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करूंगा और उसमें भी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है इस प्रकरण में जो है जांच करके अग्रेतर जो है कार्रवाई करूंगा। दिनेशपुर में विद्युत विभाग ने बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की बात कही है। बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए गांव-गांव में जाकर शिविर लगाए जाएंगे। विद्युत विभाग के अभियंता अरुण राठौड़ ने बताया कि जिन लोगों का ज्यादा बकाया बिजली का बिल हो गया है उनके लिए शिविर लगाए जाएंगे और अगर शिविर के माध्यम से भी बिल जमा नहीं होते तो जुर्माना वसूला जाएगा। एक तो बकाया वसूली के लिए लगाया जा रहा है, दूसरा स्मार्ट मीटरिंग के प्रचार में भी सहयोग कर रहे हैं। बाकी जो हमारे 10,000 से ऊपर बकायेदार हैं और उनसे वसूली के लिए हम गाँव-गाँव जाकर विद्युत बकाया शिविर लगा रहे हैं। वहीं रुड़की के आजाद नगर स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक और डॉक्टरों पर तीमारदारों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि एक महिला को डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से एक डॉक्टर बहला फुसलाकर अपने निजी अस्पताल से ले गया, जहां पर मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे देहरादून के लिए रेफर किया गया। ऐसे में मरीज के परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वो भर्ती करी थी और ये तय करी थी भाई नॉर्मल में,
और इन्होंने एक दिन फिर रात को 10 बजे की वो मैं तो ऑपरेशन कर रहा, और ऑपरेशन करके सैन भी बाद में करवाए। हमें क्या पता भाई कोई क्या कर रहा, जब वो हमें बताया, अब हमें तो ये पता ही नहीं भाई वो कर क्या रहा। 4-5 दिन वगैरह रख रखी और ये बिल्कुल देख लिया और निमट लिया काम। मेरे संज्ञान में कल ही मीडिया के द्वारा या किसी कोई कंप्लेंट कर रहे थे, सीएम साहब को एक कंप्लेंट भेजी गई थी, जिसके निर्देशानुसार मैं आज यहाँ जांच करने मेडविन में आया हूँ। तो शहनाज वाइफ ऑफ नूर आलम जिसकी यहाँ डिलीवरी होनी बताई गई है, मैंने वो फाइल ले ली, मैंने चेक की, पेशेंट भी चेक किए। अभी 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं और डॉक्टर अबाटे हैं, डॉक्टर अरविंद है। इनको हम एक नोटिस भेज रहे हैं कि इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स देंगे और पूरी जांच देंगे। इसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह खिलाड़ियों और प्रदेश सरकार को दी बधाई। नेशनल गेम्स को बताया उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि। मुखबा में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। शीतकालीन यात्रा में चारों तरफ नजर आएगी पहाड़ी संस्कृति की झलक। प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। फायर सीजन से पहले ही आंदोलन पर डटे प्रदेश भर के वन आरक्षी। वन सेवा नियमावली और पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी। यूसीसी के कुछ प्रावधानों और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में वकीलों ने खोला मोर्चा। देहरादून के अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। ऑनलाइन कामकाज होने से आजीविका पर असर पड़ने का आरोप।